हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस को देख रहे हैं और इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा और मगध साम्राज्य के कुछ बिंदुओं पे हम लोग देखेंगे। ये जो क्लास है ये आने वाले वनडे एग्जाम्स के लिए और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंपाइल करके सारे बिंदुओं को जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो इसके स्रोत हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या है। तो देखिए, पहला स्रोत है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ये कई बार पूछा जा चुका है स्रोतों के बारे में, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय इसका एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी इसको मेंशन किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन मिलता है और महापरिनिर्वाण सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। तो ये इसके 4 प्रमुख स्रोत हैं जो यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को और जाने कि इसमें कौन कौन से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पूछा गया है बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था। तो ये था दोस्तों वैशाली। इसके साथ ही साथ पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है। तो ये है बृहदत्त वंश, जिसने पहले मगध पर शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। तो प्रतापी शासक पहला था बिंबिसार। इसके अलावा काशी का सबसे शक्तिशाली शासक इनमें से कौन था। तो काशी का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था बृहदत्त। रामायणकालीन जो कौशल राज्य था, इसकी राजधानी कौन सी थी। तो इसकी राजधानी थी अयोध्या। और प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस तरीके का था। तो ये था अर्धचंद्राकार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे। इनमें कौन कौन से ऐसे महाजनपद थे जिनमें 2 राजधानी थी, यानी 2 राजधानी वाले महाजनपदों को देखते हैं। तो एक था कौशल जो था, इसमें एक इसकी उत्तरी भाग की राजधानी थी जो श्रावस्ती थी और एक इसकी दक्षिणी भाग की राजधानी थी जो थी साकेत। ये इसकी पहली राजधानी थी और ये इसकी दूसरी राजधानी थी। ऐसे ही मल्ल गणराज्य था, मल्ल महाजनपद, इसमें भी 2 राजधानी थी, पहली थी पावा और दूसरी थी कुशीनगर। ठीक है। इसके अलावा पांचाल में भी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी और जो दक्षिणी पांचाल थी इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अवंती जो महाजनपद था, इसकी भी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की थी महास्मृति। ये कई बार आ चुका है कि उत्तरी अवंती की राजधानी कौन सी थी, तो इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो उस टाइम में सिक्के चल रहे थे वो किस तरीके से थे, क्या उन सिक्कों में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, सिक्कों के बारे में जानते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको न्यूमेरिस्टमेटिक कहते हैं। इसके साथ ही साथ भारत के प्राचीनतम सिक्के जो हैं ये कहाँ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य से प्राप्त हुए हैं। जो आहत सिक्के या पंचमार सिक्के ये भी यहीं से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चांदी से निर्मित सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं। ठप्पे के निशान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे। तो जो बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य थे वो थे शाक्य, कपिलवस्तु में। इसके अलावा बुली जो अलकप में था, कलाम जो था ये केसपुत में था, कोलिय ये रामगाम से संबंधित था और मल्ल जो है ये पावा से संबंधित था। ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं वंश के बारे में। मगध साम्राज्य में जो वंश थे, इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, मगध साम्राज्य। ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य के वंश के बारे में। देखिए, पहले है हर्यक वंश, सबसे पहला वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक, ये बिंबिसार को कहा जाता है। थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। जो जैन साहित्य में इसको शोणिक नाम से जाना गया है। शोणिक या शोणिक नाम से भी इसको कई जगह मेंशन किया गया है बिंबिसार को। महावंश, 15 वर्ष की आयु में ये मगध नरेश
बना था। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। महावंश 15 वर्ष की आयु में ये मगध का नरेश बना था। विवाह, इसका जो उद्देश्य था अपने जो क्षेत्र का विस्तार करने का था, वो अक्सर विवाह आधारित था। विवाह पे आधारित, ये विवाह के आधार पे अपने क्षेत्र का विस्तार करता था। तो इन्होंने 3 विवाह किए थे। पहला चेटक, जो लक्ष्मी शासक की पुत्री थी, इनकी पुत्री चेलना के साथ में किया था। जो लक्ष्मी शासक थे चेटक, इनकी पुत्री थी चेलना, इसके साथ में पहला विवाह हुआ था। दूसरा विवाह जो इनका हुआ था, ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, इसके साथ में हुआ था। और जो तीसरा विवाह हुआ था, ये मध्य नरेश के एक राजकुमारी थी क्षेमा, उसके साथ में हुआ था। तो इन्होंने 3 विवाह किए थे। युद्ध, इन्होंने ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंग को अपने में विलय कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा दूसरा जो शासक था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का पुत्र था। इसका जो अन्य नाम था ये था कुणिक, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। प्रसेनजीत की पुत्री वजारा से इसका विवाह हुआ था और प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन इसी ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ उदयन के बारे में जान लीजिए। उदयन जो है ये अजातशत्रु का पुत्र था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित इसी ने किया था। अब देखते हैं हम लोग शिशुनाग वंश। जो शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे ये शिशुनाग थे। परिचय इसका जान लेते हैं। महावंश टीका लक्ष्मी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था ये, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ पुराणों में क्षत्रिय उत्पत्ति हुई थी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी लोगों को जो ये देख रहे हैं, हिस्ट्री को फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है उसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं शैव धर्म नहीं है और ये धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, ये फलाने हैं, वो दिमाग। देखिए हिस्ट्री को फैक्ट्स से पढ़िए। फैक्ट्स हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री समझने के लिए होती है। ये जो वीडियो बन रहे हैं ये एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बन रहे हैं, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको फैक्ट्स पे आधारित हिस्ट्री को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैक्ट्स पे ही कवर कीजिए ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मदद मिले। जब हिस्ट्री हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम ये भी बताएंगे कि इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अवंती पे जो विजय हुई इस पे देख लेते हैं। मगध साम्राज्य की सीमा को मालवा तक इसने बढ़ा दिया था। वत्स पे भी अधिकार कर लिया था और गिरिवज्र के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में इसने बनाया था। दूसरा है कालाशोक। कालाशोक जो था ये शिशुनाग का पुत्र था। पुराणों में इसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। राजधानी इसने पाटलिपुत्र वापस से स्थानांतरित कर दी थी और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन इसी के काल में किया गया था। अब नंदवंश के बारे में जानते हैं। जो महापद्मनंद था ये इसका संस्थापक था। इसका जो अन्य नाम है ये क्या है, महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम से जाना जाता है। कली का अंश नाम से भी जाना जाता है। सर्व क्षत्रांत यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी इसको जाना जाता है। दूसरे परशुराम का अवतार यानी भार्गव नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला देखते हैं। जो अन्य तत्व हैं वो भी जान लीजिए। एक छत्र यानी शासन की स्थापना, एक छत्र शासन की स्थापना भी इसने की थी। एक राट की उपाधि धारण की थी। कलिंग विजय, इसका जो स्रोत है ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। साथ ही इसके मित्र थे पारणी, ठीक है ना, इन्होंने भी इसको मेंशन किया है। धनानंद के बारे में जानते हैं। जो धनानंद था ये नंदवंश का अंतिम शासक था और ये उग्रसेन का पुत्र था। अग्रमीजी यानी उग्रसेन का पुत्र था। ये कहाँ से मालूम पड़ता है, ये यूनानी लेखक स्रोत से मालूम पड़ता है। ये सिकंदर के समकालीन था। सेनापति जो इसका था उसका नाम था भद्रशाल। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी हत्या की गई थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। साथ ही जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र ये दोनों जैन अमात्य भी इसी के शासनकाल में थे। अब हम लोग देख लेते हैं जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में। तो देखिए 2 तरीके के विदेशी आक्रमण हुए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पहला हुआ था ईरानी और दूसरा हुआ था यूनानी, ठीक है ना। अब इसके स्रोत भी देख लीजिए। इसके 2 प्रमुख स्रोत हैं। पहला है बेहलुस्तून का अभिलेख और दूसरा है हेरोडोटस का विवरण। हेरोडोटस का विवरण जो है ये भी इसका महत्वपूर्ण स्रोत है।
तो जो भैलस्तून का अभिलेख है इसमें दिया गया है दारा प्रथम के साम्राज्य के 23वें प्रांत का उल्लेख, 23 प्रांतों का उल्लेख इसमें किया गया है दारा प्रथम के जो साम्राज्य थे। और हेरोडोटस के विवरण में ये बताया गया है कि भारत जो था ये दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ ऐसे बिंदु देखते हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जा चुके हैं। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में नई लिपि का जन्म हुआ था। वो कौन सी लिपि थी? वो थी खरोष्टी लिपि। इसके साथ ही साथ अंतरजरैक्सिक्स का वेद राजवैद इनमें से कौन था? तो ये था टीसीएस। मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र इनमें से कौन था? तो फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी कौन सी थी? ये मशक थी। पोरस का राज्य बसा था कहाँ पे? झेलम और चिनाब के मध्य में ये बसा था राज्य। पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ था इसमें पोरस सिकंदर से परास्त हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के तट पर। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस युद्ध का नाम क्या था। ये हम लोगों ने देखा है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे मौर्य साम्राज्य का उदय और उससे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ कवर करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।